नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ संजय सर आ चुके हैं और आज फिर करेंगे खबरों का पोस्टमार्टम। स्वागत और अभिनंदन। आज पोस्टमार्टम होगा चुनाव आयोग का, उस चुनाव आयोग का जो तय नहीं कर पा रहा है कि हम वोटर किसे माने, जो नहीं निर्णय ले पा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की माने, जो सर्वोच्च अदालत है। हर व्यक्ति मानता सर्वोच्च अदालत की। सर्वोच्च अदालत पर अब तक जिसने सवाल किए वो चारों खाने चित्त गिरा। चुनाव आयोग को ये सोच लेना चाहिए भाई, जब धनखड़ जी नहीं उसका झटका झेल पाए तो चुनाव आयोग किस खेत की मूली है। धनखड़ जी तो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे भाई, विधायक और सांसदों ने चुने थे। क्योंकि सत्ताधारी दल के एनडीए के उम्मीदवार थे तो सत्ताधारी दल ने इस्तीफा ले लिया। इसमें कोई गुणा गणित और बात नहीं है। अब रही बात यह कि स्वास्थ्य खराब है कि नहीं, ये सब हमारा विषय नहीं है। लेकिन हम कांग्रेस को भी कल से उसके घटिया व्यवहार के लिए सवाल करते हैं। जब गुलाम नबी आजाद को देखकर प्रधानमंत्री जी रोए थे और आज अपने चुने हुए उपराष्ट्रपति को न फेयरवेल दे सके, न रो सके कि आपका स्वास्थ्य खराब है महामहिम, मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं, मुझे रुमाल दे दीजिए, मेरे आंसू पोंछ लीजिए। और कांग्रेस जबरदस्ती कहते नहीं है गांव में, वो बिना मड़ी ढोलक बजा रहे हैं। ढोलक में दोनों तरफ मड़ा जाता है, तब उसमें टन्नाके की आवाज आती है, फिर उसके बोल्ट टाइट होते हैं, रस्सी टाइट की जाती है। और कांग्रेस बिना मड़ी बजा रही, फूटी ढोलक पकड़े तर 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 आवाज करती घूम रही है। अरे भाई, उनकी पार्टी का मसला है, उन्होंने इस्तीफा क्यों लिया। आपका सवाल ये वाजिब है कि कल जिस उपराष्ट्रपति के साथ हम बैठे थे तो या तो हमें स्वास्थ्य की रिपोर्ट बताओ, अन्यथा ये सार्वजनिक करो कि इस्तीफा का कारण क्या है। ये सवाल वाजिब है। उनने क्यों ले लिया, उनने क्यों दे दिया। पूरे 11 साल में एक इस्तीफा नहीं करा पाए और एक उनने ले लिया है उसकी और कंटेम्प्ट करते घूम रहे हो। मैं सर बड़ा जिम्मेदारी की बात कह रहा हूं। 11 साल में एक किसी का इस्तीफा नहीं करा पाए, और अगर एक उनने ले भी लिया, तुम्हारी गेंद पाले में फेंक दी है तो तुम जबरदस्ती उनकी गेंद पाले में फेंक रहे हो कि इस्तीफा हो गया, इस्तीफा हो गया। अरे ये कयास लगाओ अगला किसका होगा। चलो हम दूसरे मुद्दे पे चले गए। तो सर अब चुनाव आयोग कह रहा है कि हम वोटर नहीं मानेंगे तब भी वो भारत का नागरिक रहेगा, और जब वो भारत का नागरिक रहेगा तो वोट डालने का अधिकार आप कौन होते हो लेने वाले। हम तो उस दौर के हैं जब स्कूल में भी अगर कहीं जरूरत पड़ती थी एड्रेस प्रूफ की तो कहते थे कि सवाल नकल डाल दो और वोटर लिस्ट की कॉपी ले आओ, लगा देना। आज चुनाव आयोग कह रहा है उस वोटर लिस्ट की कोई इमेज ही नहीं है, तो फिर कुछ भी छाप दो। फिर घनश्याम के पिताजी का नाम रथ रख दो और रथ के पिताजी का नाम घनश्याम रख दो, कौन पूछने वाला है। लेकिन इस सब की जो माननीय सर्वोच्च अदालत की बात अगर चुनाव आयोग न मानेगा तो फिर किसकी मानेगा। दोनों संवैधानिक संस्थाएं। सर्वोच्च अदालत नाम इसलिए रखा गया कि उसका सबको बात माननी पड़ेगी। अब सर्वोच्च अदालत कर रहा है कि तुमने वर्षों से आधार कार्ड क्यों बनवाया, सरकार का हजारों करोड़ रुपया क्यों बर्बाद कराया, जब उसे मानना ही नहीं था। कल आप कह दोगे हम पासपोर्ट नहीं मानेंगे, जबकि पासपोर्ट सबसे वैध आपका आईडी प्रूफ माना जाता है। तो संजय सर आखिर क्या माना जाएगा, वोट डालने का अधिकार मिलेगा या फिर हम तो वही करेंगे जो हमारे मन में होगा। ये आप तय कीजिए कि आप क्या करोगे। नहीं, चुनाव आयोग की चली तो वही होगा जो चुनाव आयोग को करना है। अब ये सुप्रीम कोर्ट को देखना है, और सुप्रीम कोर्ट ने असल में सलाह दी थी कि आधार को भी मानने के लिए, और 2-3 डॉक्यूमेंट जो है आधार, मतदाता परिचय पत्र और राशन कार्ड को भी मानने की सलाह दी थी। और इन्होंने एफिडेविट देकर जवाब दिया है कि हम इनको नहीं मानेंगे और क्यों नहीं मानेंगे, उसका कारण बताया। तो वो ठीक है, जो आपने कारण बताया है उस पर तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है,
उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आधार नहीं मानेंगे इसके लिए भी कारण है, वो बड़ी बात है। तो हम लोगों का माने मेरा मानना ये है कि वोटर बनाने के लिए किसी भी कार्ड की, किसी भी सबूत की जरूरत नहीं होती है। सिस्टम वो है कि बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर, एक बूथ में 800, 1000, 1100 वोट होते हैं। एक गांव का वो आदमी होता है, वो बूथ लेवल का ऑफिसर होता है, वो वहीं का आदमी होता है, जिससे उम्मीद की जाती है कि वो सबके घर जाएगा, सबसे मिलेगा और देख करके वोटर बनाएगा। पुरानी प्रथा है, पहले से चली आ रही है। मतलब जब ये आधार और पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होते थे, तब से वोटर लिस्ट बनती है। वोटर और नागरिक जो होगा वो वोटर होगा, वोटर वही होगा जो नागरिक होगा। यही चुनाव आयोग अभी भी कह रहा है। तो पहले का भी यही था कि वोटर और नागरिक, जो नागरिक है वो वोटर होगा। लेकिन वोटर लिस्ट इसलिए बनती थी कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप नागरिक होते हुए भी वोटर नहीं है। और कोई परिचय पत्र पहले होता नहीं था, सिर्फ वोटर लिस्ट होती थी। तो जाहिर है वोटर लिस्ट इसलिए बनती थी कि किसी गांव में कहीं पर कितने वोट हैं, क्या व्यवस्था करनी है, वो अगर गिनती ही नहीं होगी तो पता कैसे होगा। और जनगणना तो अलग चीज है। जनगणना 10 साल में होती है, इलेक्शन 5 साल में होते थे। तो 5 साल में ये पता होना चाहिए कि कहाँ कितने किस बूथ पे वोटर, और जनगणना का हिसाब दूसरा है। अब इलेक्शन चूंकि बूथ के अनुसार होता है, तो बूथ के अनुसार ये वोटर लिस्ट बनती थी। और वोटर लिस्ट में शुरू में जब कोई आई कार्ड नहीं होता था, तो अभी भी वही चलता है कि हर बूथ में हर पार्टी का एक प्रतिनिधि होता है बूथ पे, जो ये तस्दीक करता है कि जो आदमी दावा कर रहा है वो यहाँ रहता है कि नहीं रहता है, कोई फर्जी वोटर तो नहीं है, किसी और के नाम पर तो वोट डालने नहीं आया। ये पुरानी व्यवस्था अभी भी चल रही है, लेकिन अब कार्ड के बाद उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन पूरी व्यवस्था जो है वो लोगों को जानने, पहचानने और आपस के लोगों के बीच का मामला है। इसमें कोई कागज सबूत की जरूरत थी ही नहीं। शुरू से ये व्यवस्था पुरानी चली आ रही है। ठीक है कि उसमें जो नागरिक नहीं है उसको वोटर नहीं बनाना है, लेकिन गांव देहात में तो कोई ऐसा होता ही नहीं था जो नागरिक नहीं है। और अगर कोई है तो वो पहचाना जाएगा, उसको सब लोग पहचानते होंगे। और पहले भी जान पहचान और पहचान से ही वोटर बनता था कि भाई ये मकान का नंबर नहीं है घर में, ऐसा दिल्ली की तरह फ्लैट नंबर, रोड नंबर थोड़ी होता है। गांव में तो मकान है, फलानी जी का मकान, उनके बगल वाला मकान, मंदिर के सामने वाला मकान, पीपल के पेड़ के नीचे वाला मकान, यही सब होता है। पटना तक में ऐसे ही एड्रेस है, मकान नंबर, रोड नंबर और ये सब तो है ही नहीं। तो मैंने कम से कम बिहार में, बाकी का तो मैं नहीं जानता या बाकी के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन बिहार में तो अता पता नहीं है लोगों का। फलाने जी का मकान, और वही गारंटी है, उन्होंने कह दिया हमारे घर में 10 लोग रहते हैं तो 10 लोग रहते हैं, और उनके बगल वाले का वो बता देंगे पड़ोसी हमारा ये है, उसके यहाँ इतने बच्चे हैं, ये इतने बाहर रहते हैं, इतने ये रहते हैं। बीएलओ जाएगा, देख के आएगा, नोट कर लेगा और लोगों से मिल लेगा, पूछ लेगा। अगर कोई कहा बाहर रहते हैं जी तो उसका नाम नहीं रही है तो उसका नहीं चाहिए। अगर कोई बाहर है अभी नहीं है, उनका नाम जोड़ना है तो बीएलओ जोड़ देता है। और वो अपने चूंकि वही रहता है, सबको जानता है, तो अपने विवेक से फैसला कर लेता है। लेकिन वो बहुत निचले स्तर का अधिकारी होता है, वो किसी की नागरिकता तय नहीं कर सकता है। लेकिन नागरिकता का मामला पहले तो था नहीं, पहले क्या था, अभी भी नहीं है, लेकिन अब वो तो जबरदस्ती का हवा बनाया गया है। अगर विदेशी नागरिक कहीं है भी तो महानगरों में होगा, नौकरी के लिए रहा होगा, छोटे गांव में जाके क्या कर रहा होगा, क्यों घुस के रहेगा वो वहां। तो जहां बिहार के गांवों में जहां नौकरी नहीं है और जहां के लोग पलायन करके इधर उधर महानगरों में जा रहे हैं नौकरी करने, तो वहां कोई विदेशी आके क्यों रह रहा होगा? जाहिर है कोई नहीं रह रहा होगा। तो वहां जो रह रहा है वो वहीं का नागरिक है। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि उसका आधार नहीं मानेंगे। और जो इतनी गरीबी है बिहार में कि आपने अस्पताल है नहीं, और वो सब भी सरकार की ही नालायकी है कि अस्पताल नहीं है, सुविधाएं नहीं है। तो घर में अगर किसी का जन्म हुआ और आप जन्म मृत्यु का पंजीकरण, माने मुझे नहीं लगता है कि पटना में भी ये दावा किया जा सकता है कि 100% सही है, एक भी गलत नहीं है। जितने जन्म हुए सब रिकॉर्डेड है, जितनी मृत्यु हुई सब रिकॉर्डेड है। ये पटना में भी होगा मुझे उम्मीद नहीं है, और होगा तो पटना ही में होगा, गांव देहात में तो हो नहीं सकता है। तो अगर जन्म मृत्यु का पंजीकरण ही नहीं होता है तो कोई कहां से लाएगा? गरीबी है, शिक्षा है नहीं, लोग पढ़ते ही नहीं है, तो स्कूल का प्रमाण पत्र कहां से आएगा? हर साल बाढ़ आती है, कई साल से आ रही है, हर साल तो लोग जान बचाने के लिए, घर बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, तो उसमें वो कागज कौन बचा के रखा होगा?
तो इस तरह से वहां कागज मांगने पूछने का कोई मतलब नहीं है, और आधार का भी मतलब नहीं है। ये तो कह रहे हैं आधार नहीं मानेंगे। इसके अलावा भारत में आमतौर पे ये होता है कि पहले से चलता रहा है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो एक एफिडेविट दे दीजिए। इसमें शायद वो भी नहीं है, एफिडेविट का भी नहीं है। तो अगर एफिडेविट का ये होता था कि आप अदालत में जाएंगे, वकील आपको पहचान करेगा और आप वहां शपथ पूर्वक कहेंगे कि हाँ, आपने जो घोषणा की कि आप यहाँ रहते हैं, ये आपका मकान है, अपना है, किराए का है, किसी और के उसमें आप रह रहे हैं, आपको बटैया मिला है, खेती करने के लिए मिला है, वो आप बताएंगे वहां रहते हैं। और वोटर उसको बनाया जाता है जो किसी एक पते पर या किसी एक चुनाव क्षेत्र में सामान्य तौर पर रहता है। जैसा मैंने पिछली बार पहले कहा था कि जो वहां नहीं रह रहा है, अभी बाहर है, लेकिन आएगा वोटिंग के समय, या सामान्य तौर पे रहता है अभी बाहर है, तब तो उसका नाम हो सकता है। लेकिन अगर कोई बाहर नौकरी कर रहा है तो उसका नाम होने का कोई मतलब नहीं, उसका नाम लिखवाने का मतलब नहीं है। लेकिन इन लोगों ने ऐसा सिस्टम खराब कर दिया है और ऐसा हवा बना दिया है, या चूंकि कोई दस्तावेज नहीं है तो लोगों को लगता है कि वोटर लिस्ट में नाम रहेगा तो एक दस्तावेज तो बन जाएगा। तो तमाम कारणों से बिहार के लिए वोटर लिस्ट बनाना बिल्कुल अलग हो गया है, और उसमें चुनाव आयोग का ये कहना कि हम नाम नहीं लिखेंगे। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि हमारी ये संवैधानिक जिम्मेदारी है कि हम ये सुनिश्चित करें कि भारत का नागरिक ही वोटर लिस्ट में है। ठीक है, आपकी ये संवैधानिक जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी ये भी तो है कि हर नागरिक वोट दे और हर वोटर का हर नागरिक को वोटर बनाया जाए, या हर जो भी दावा करता है उसको वोटर बनाया जाए। तो अगर आप किसी को नहीं बना रहे हैं तो उसका कारण उसको बताएंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने यह कहा है कि अगर कोई वोटर नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि उसका नागरिकता का दावा खत्म हो गया। तो चुनाव आयोग खुद ही मान रहा है कि अगर वो वोटर नहीं है हम नागरिक को भी छोड़ देंगे। उसका मतलब यही है कि अगर हमारे वोटर लिस्ट में कोई नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि वो नागरिक नहीं है। तो इसका मतलब कि आप नागरिक को भी छोड़ेंगे। तो आप नागरिक को क्यों छोड़ रहे हैं? और संवैधानिक जिम्मेदारी आपकी नागरिक को, विदेशी को पहचानने की नहीं है। संवैधानिक जिम्मेदारी आपकी है कि जो सामान्य तौर पे रहता है उसको वोटर बनाया जाए। आप उल्टा कर रहे हैं कि आप ये करने जा रहे हैं कि हम उसी को वोटर बनाएंगे जो भारत का नागरिक है। गांव देहात में दूसरे देश का नागरिक आपको शक भी क्यों है कि कोई आके रह रहा होगा, जब यहाँ से तमाम लोग बाहर जाकर के नौकरी कर रहे हैं गांव देहात से, तो वहां कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या जाके क्यों रहेगा? दिल्ली की तो बात समझ में आती है, मुंबई की तो समझ में आती है। तो मुंबई में आपने नहीं किया, बिहार में आप रोहिंग्या ढूंढ रहे हैं, हो बांग्लादेशी। सकता है आपने छपरा में कोई रोजगार डाल दिया हो। डाल दिया होता तो मैं छपरा रहता, मैं यहाँ क्या कर रहा होता? अगर छपरा में रोजगार होता, या मैं रोहिंग्या को रख करके सैलरी दे पाता, या इतनी सुविधा होती मेरे पास कि मैं उन लोगों को मुफ्त में बसा करके खिला पाता, तो मैं यहाँ क्या करता? तो सवाल यही है कि वहां रह कौन रहा है जो विदेशी होगा? तो बिल्कुल बकवास बात है और बिल्कुल बेकार की बात है। और चुनाव आयोग जो तर्क दे रहा है या जो खर्च कर रहा है वो बिल्कुल बेकार जा रहा है। और ये दिखाने के लिए कि हमने सही समय में कर लिया या समय कम नहीं था, दावा किया जा रहा है कि सारे आ गए एप्लीकेशन, 94% आ गए, 96% आ गए। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि सब बीएलओ ने भर के दे दिया है। खबर ये भी आ रही है कि लोगों ने अप्लाई नहीं किया और उसका नाम अपलोड हो गया, वगैरह वगैरह। तो इतनी गलतियां, इतनी खामियों की खबरें हैं, उसके बाद ये कहना कि हम आधार भी नहीं मानेंगे और साथ में ये कह देना कि जो वोटर लिस्ट नहीं में नाम नहीं है वो नागरिक है, वो नागरिक होने का दावा कर सकता है, तो वो नागरिक तो बाद में हो जाएगा और वोट नहीं दे पाएगा। यही आरोप है चुनाव आयोग पे। यही कहा जा रहा है कि पूरी एक्सरसाइज इसीलिए हो रही है कि कुछ लोगों को छोड़ देना है। और चुनाव आयोग ने एफिडेविट में लगभग यही स्वीकार किया है दूसरे ढंग से। तो ये स्थिति है और बहुत दिलचस्प है। अब सर, दिलचस्प हो या अच्छी हो बुरी हो, जब नास मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कांवड़ से निजात मिल जाएगी। 15 दिन हो जाएंगे, हाँ 2 हफ्ते हो गए। कई लोग आज भी बाजार नहीं निकले, अब 2 दिन बाद निकलेंगे। सही भी है, धर्म की आस्था है और धार्मिक आस्था से किसी को खिलवाड़ करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन क्या उन लोगों के मंसूबे अब खुलकर सामने नहीं आए जो
सड़क पे नमाज 15 मिनट की पढ़ने से पूरा देश बाधित हो जाता है। आज गाजियाबाद में एक ऐसी खबर आई, किसी व्यक्ति ने मटन या चिकन मंगाया होगा, जो लड़का सप्लाई करता था वो देने गया, किसी को रास्ते में शक हुई या कैसे उसे सूचना मिली, उसने उसे रोका। क्योंकि वो हिंदू था, जिसके घर लेके जा रहा था वो ईसाई था। वीडियो वायरल गाजियाबाद का बताया जा रहा, हम उस खबर की अभी जिम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन वो गाजियाबाद का हो, अहमदाबाद का हो, फर्रुखाबाद का हो, कहीं का हो, फतेहाबाद का हो, हम किस मुल्क में आ गए हम ये पूछना चाहते हैं। हम करना क्या जा रहे हैं हम ये पूछना चाहते हैं। हम संदेश क्या देने जा रहे हैं। मेरा मुल्क था, अगर मेरी बातों से किसी को आपत्ति हो तो मुझे जरूर बता दे। मुझे यह लग रहा है कि हिंदू ज्यादा कमजोर कर दिया इस नए हिंदुत्व ने, असहाय कर दिया, बिल्कुल उसके मन में भय कर दिया। वो घर से निकलने में सोचेगा, बिल्कुल सत्ता परिवर्तन होती है, सत्ताएं आएंगी जाएंगी, बिल्कुल। और आप इसके चश्मदीद गवाह हैं कि बंगाल के लोगों को उग्र किया गया, सैकड़ों लोगों की, हिंदुओं की जान चली गई, उसके बाद कोई उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार थी, अगर हिंदुओं की हितैषी थी, हिंदुओं के प्रति जवाबदेही थी, तो ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करते, राष्ट्रपति शासन लगाते और राज्य को अपने हिसाब से चलाते, हिंदुओं को न्याय दिलाते। मैं बड़ी ताकत से कर रहा हूं, मेरा कोई किसी से कनेक्शन सरकार से नहीं है। बिल्कुल। आपको लग रहा है कि झारखंड में सब कुछ खराब है तो बर्खास्त करो सरकार, घुसपैठिए घुस रहे हैं। आप केंद्र की सरकार हो, घुसपैठिए आप रोकोगे, घुसपैठिए रोकने की जिम्मेदारी झारखंड की नहीं है। बिल्कुल नहीं, लेकिन वो हुआ है ना, बिल्कुल ये एकदम बकवास है, बिल्कुल बेकार की बात है कि कोई घुसपैठिया है। माने अव्वल तो अगर है तो वो महानगरों में होगा, हो सकता है, चलिए तो वो देखना आपका काम है, महानगरों का आप देख लेंगे। लेकिन बिहार में और एक सवाल है, पिछले 6.5 वर्ष से आप गृह मंत्री हो जो तेज तर्रार माने जाते हैं, क्यों चेक नहीं कराया आपने? नहीं, चुनाव आयोग ने जो कहा है कि जो मतदाता नहीं है वो नागरिक होने का दावा कर सकता है, और मतदाता नहीं होने का मतलब नहीं है कि वो नागरिक नहीं है, वो तो इसीलिए कहा है। सर हम उन राज्यों में रहने वाले हैं जहां लेखपाल से मिलकर दूसरे लोग किसी को मृत साबित करके उसकी प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं, और वो खड़ा खड़ा साबित करता रहता है कि मैं घनश्याम हूं, मैं अमृतपाल हूं, मैं शिव कुमार मिश्रा हूं, और वो जज उसकी बात नहीं मानता कि तुम शिव कुमार मिश्रा हो, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है। आप कह रहे हो कि आप नागरिकता नहीं लेना चाहते, आप कहना क्या चाहते हो? बिल्कुल। तो खाली पूरी तैयारी ये है कि जो वोट नहीं देंगे या नहीं दे सकते हैं, या जो सरकार से काम की उम्मीद करते हैं, सरकार से ऐसे काम जो जनसेवा के काम है, माने स्कूल, शिक्षा, भाई अमीरों को तो कोई जरूरत नहीं है, उनको तो पासपोर्ट ऑफिस ठीक होना चाहिए, और पासपोर्ट ऑफिस सब एसी हो गए हैं, डिजिटलाइज हो गए हैं, तो अब आप घर बैठे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करिए और 5-10 मिनट का आपका अपॉइंटमेंट होगा फिक्स, आप जाइए एक बार विजिट करिए, पासपोर्ट बन जाता है। पहले जो 300 में बनता था, 1500 में बनता है, 3000 में कुछ तत्काल भी बनता है, वगैरह वगैरह। तो जिसके पास पैसा है, जो कमा रहा है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। गरीब आदमी को स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, वो आपको देना नहीं है, तो आप, और वो आपको वोट नहीं देगा क्योंकि आपने ये चीजें नहीं दी, ये सुविधाएं नहीं दी, तो आप कोशिश ये कर रहे हैं कि वो वोटर ही ना रहे, जबकि बिल्कुल, और चुनाव आयोग कह रहा है कि अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभा रहा है, जबकि चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी यही है कि कहाँ कितने गरीब हैं उसका वो वोट दे और वो अपने लिए सही प्रतिनिधि का चुनाव करे। लेकिन चुनाव आयोग जो कर रहा है उससे अगर नेताओं को इतना आराम हो जाएगा कि उनको गांव में जाना ही नहीं पड़ेगा वोट मांगने, क्योंकि वहां वोटर ही नहीं रहेगा। नहीं तो अभी बिहार में सभी नेताओं को, सभी पार्टी के नेताओं को घूमकर कहना चाहिए था और मतदाताओं की मदद करनी चाहिए थी, सबका नाम डलवाने के लिए काम करना चाहिए था, तैयारी करनी चाहिए थी, वॉलंटियर भेजने चाहिए थे। तो मुझे तो नहीं लगता कि बिहार में ऐसा कुछ हो रहा है। और जब इतनी शिकायत है कि कुछ ठीक से हो ही नहीं रहा है, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है
कि गांव-गांव में बूथ लेवल पे जा करके कार्यकर्ताओं को भेज करके और लोगों की मदद करके लोगों के नाम दिलवाए जाए, क्योंकि नाम नहीं रहेंगे या वोट कम हो जाएंगे तो इनको गांव-गांव घूम के चुनाव प्रचार करने की जरूरत नहीं होगी। तो नेता भी नहीं चाहते कि वो जो गरीब है गांव में जो रहता है, जो दूर दराज की जगहों पे रहता है, उसको वोट का अधिकार मिले। अगर चाहते होते तो लोग सक्रिय होते, और नहीं तो नहीं है। तो सरकार ये चाहती है कि जो गरीब है और जो काम से वोट देता है वो तो छोड़ दे, बाकी हम ऑपरेशन सिंदूर चला करके वोट ले लेंगे या पाकिस्तान से युद्ध करके वोट ले लेंगे, और जो गांव में वोट है उसको तो ना ऑपरेशन सिंदूर से मतलब है, ना पहलगाम में उसको घूमने जाना है। तो उसको तो चाहिए कि गांव में एक प्राथमिक स्कूल हो और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, तो वो आपको देना नहीं है तो सर आप अगले उसको 15 वोटर नहीं दिन रखेंगे। सर अगले 15 दिन तो विरोध मत करिए, अभी राष्ट्रपति का पद खाली है, कहीं लग जाए उड़ के, कोई आ जाए कहे तुम्हारा पर्चा फाइल कराएं। मुझे मिल जाएगा राष्ट्रपति का पद? हाँ, उपराष्ट्रपति नहीं का। नहीं 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 नहीं, वो मुझे मिले भी तो मैं नहीं स्वीकार करने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है वहां बैठ के मुझसे क्या करवाया जाएगा, वो मैं करने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल भी नहीं। मुझे मुझे कोई सुबह सुबह जगा के कहे कि चलो शपथ दिला दो, तो मैं तो नहीं करा, मैं तो उठूंगा अपने टाइम से। पहले नहीं बताया तो अब अपने पास टाइम नहीं है। तो इसलिए अब मेरी उस सब में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं यहाँ ठीक हूँ आराम से। आपने तो मेरी बात ही खत्म कर दी पहले ही झटके में। चलिए सर, चर्चा इस बात पर भी हम कर सकते हैं कि चुनाव आयोग अपनी जिद पर क्यों अड़ा है। अगर उसको सरकार की सेवा करनी है, जिसने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की है उसने जो कहा है वो करना है। अब तो बिल्कुल स्पष्ट है, अब तो बिल्कुल स्पष्ट है, जो चुनाव आयोग जिस ढंग से दलील दे रहा है और आधार को नहीं मांगने के लिए उसने जो तर्क दिए हैं, वो सब मिला करके अब तो स्पष्ट है कि उसने तय कर रखा है कि हमें ये करना है और उसी लाइन पे काम कर रहा है। कर पाया तो ठीक है, नहीं कर पाया तो अपनी तरफ से उसने पूरी कोशिश की, जो आदेश मिला था उसका पालन हुआ, जिसके लिए अपॉइंटमेंट हुआ था, जो जिसके लिए पद मिला था, वो काम हमने करने की पूरी कोशिश की। अब इसमें पूरा एक्सरसाइज बिल्कुल बेकार हो रहा है, पूरा पैसा बिल्कुल बेकार खर्च किया जा रहा है। और मैंने जो वीडियो सब देखे हैं बिहार के, उसमें यही देख रहा हूँ कि कुर्सी टेबल सब नया नया लगा हुआ है। तो मतलब हजारों कुर्सियां टेबल सब दफ्तर वफ्तर सब बनाए गए हैं इसके लिए। और बीएलओ को लोगों के घर घर जाना था, बीएलओ किसी के घर गया नहीं। और कल मैंने बताया था कि वो सर्टिफिकेट दे करके फोटो खिंचा करके दे दिया गया कि हमने बांट दिया, एक्नॉलेजमेंट दे दिया, और वो भी पता चला कि लोगों को एक्नॉलेजमेंट दिया। इस लेवल पे काम हो रहा है, तो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आदेश मिला है चुनाव आयोग को कि ये करना है और उसको दिखाना है और प्रचारित करना है कि हाँ हमने सब ठीक से किया है। तो उसके लिए रोज विज्ञप्ति आ जाती है, जरूरी है बताने के लिए खबरें छपवाई गई और हमने सब ठीक किया है इसलिए भी खबर छपवाई जा रही है। जो हो रहा है उसकी खबर आ ही रही है, सब हम लोग देख ही रहे हैं। तो चुनाव आयोग अपना सुप्रीम कोर्ट से अगर उसको ना रोका जाए, और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की यही अपील है कि इसलिए हम जैसे कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है, और चुनाव आयोग तो स्वतंत्र संस्था है, वो जो ठीक समझ रहा है वो कर रहा है, वो कैसे विदेशियों को बना देगा। लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये समझ में आ जाएगा कि चुनाव आयोग जो है वो अपने अधिकार से या अपने अधिकार के बारे में जबर भ्रमित है या भ्रमित होने का ढोंग कर रहा है। चलिए सर, अब आप तो चुनाव आयोग को घसीटते चले जा रहे हैं, अब देखेंगे क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च अदालत क्या क्या करवा पाती है। मैं तो सर्वोच्च अदालत से भी यही अपील कर सकता हूं, वही देश की सर्वोच्च अदालत है कि कम से कम आप तो अपना रुख स्पष्ट कर दो कि ये काम आपको करना पड़ेगा। या फिर यह कह दो भाई चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो वो अपना कम से कम सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले मामले पे तो फैसला कर दे, तो वो भी नहीं कर रहा है ना। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अगर सरकार करेगी तो चुनाव आयोग सरकार की सेवा करेगी ही। तो इसीलिए चुनाव आयोग को संवैधानिक स्वतंत्र संस्था बनाया गया था। तो वो स्वतंत्र है कहाँ? वो स्वतंत्र जब नहीं है तो यही सब करना है। तो चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट को वो भी देखना है। सुप्रीम कोर्ट वो भी फैसला कर देना जल्दी से, तो वो भी नहीं कर रहा, वो भी टाइम से नहीं हो रहा है। तो दिक्कत कम नहीं है, लेकिन अब क्या किया जाए, देखा जाए कि क्या होता है बिहार में। चलिए सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी दर्शकों को।
और हम इसी तरीके से दिन भर की खबरों का पोस्टमार्टम करते रहेंगे। कल दिन में बिल्कुल देखेंगे कि इस्तीफा किसका होगा, वो आपको बताएंगे। जरूर। नहीं होगा तो ये भी बताएंगे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अब इस्तीफे शुरू हुए हैं। किसी चीज में एक ब्रेक पॉइंट होता है, एक लिमिट होती है। जैसे हम कार ड्राइव करते हैं तो उसमें एक स्पीड लिमिट है कि 80 पर जब आप जाते हैं तो उसमें टू टू की आवाज आने लगती है। फिर कुछ देर बाद आप 95 चले जाते तो खत्म हो जाती है। फिर जब 100 क्रॉस करते हैं तब फिर एक बार वो टू 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 करने लगती है। फिर 105 चले जाते हैं, फिर खत्म हो जाती है। फिर जब आप 120 क्रॉस करते हैं तो फिर बजने लगता है। अभी अलार्म बजा है, पहला इस्तीफा है और अब तक कोई इस्तीफा नहीं हुआ, इसलिए भी ये चर्चा है कि आखिर क्या हुआ। तो अब देखना है इस पूरे मामले का असली सच क्या है और क्या वास्तविक पोजीशन है, इंतजार रहेगा। लेकिन ढेर सारे सवाल दर्शकों के सामने छोड़ रहा हूं। क्या चुनाव आयोग आपके हिसाब से ठीक काम कर रहा है? हमें जरूर हाना में बताएं। क्या चुनाव आयोग की कार्यशैली से आप संतुष्ट हैं तो भी बताएं, असंतुष्ट हैं तो भी बताएं, क्योंकि आपकी बताना ही हमें लगेगा कि चुनाव आयोग ठीक काम नहीं कर रहा। सरकारें, या हम कह देते हैं आदमी दाल में नमक तो सभी खाते हैं, लेकिन अगर कोई कड़वी दाल कर ले और खाने लगे तो फिर पड़ोसी भी कहता है कि उसके घर मत जाना, वो बहुत कड़वी, उनके यहाँ तो नमक बहुत डालते हैं, या वो बहुत मीठा खाते हैं, जाओगे तो शुगर हो जाएगी। धनखड़ साहब चले गए, हमें दुख है। अभी एक सप्ताह पहले उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि 2027 तक मेरा सेवानिवृत्ति ठीक ठाक हो जाए। पहली बार इस देश के एक सर्वोच्च पद पर बैठने वाले व्यक्ति बिना फेयरवेल के गए हैं। ये हम सब के लिए दुख का विषय है और ये हमारे दिमाग में जीवन भर टीस रहेगी। अभी एक सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस का भी हुआ था, उनकी भी विदाई नहीं थी, वो भी काफी चर्चा में। नहीं, उनका हम नाम नहीं लेंगे, उसके चक्कर में हमारे एक पत्रकार सीनियर है, बिल्कुल, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञा ले लिया तो हम मैं भी नहीं ले रहा, इसलिए मैं भी नहीं ले रहा हूं। कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, लेकिन विदाई नहीं होने की शुरुआत वहीं से हुई थी। अब दूसरी विदाई नहीं हुई, सर्वोच्च से सर्वोच्च की नहीं हो रही है। अब ये सोचिए कि तीसरी विदाई किसकी है, तीसरा नंबर किसका है। उसकी विदाई में जो बातें आ रही है बहुत खतरनाक है। विपक्ष दोनों जजों के खिलाफ अभियोग लाना चाहता था। भारतीय जनता पार्टी एक जज साहब को बचाना चाह रही थी और एक जज साहब के साथ ला रही थी। अभियोग दोनों का स्वीकृत हो गया है। अब कार्रवाई किसके खिलाफ होगी, अभी अभी खबर मिली है। देर रात, सुबह जब मैंने देखा तो देर रात खबर थी कि लोकसभा अध्यक्ष के घर जेपी नड्डा, अमित शाह सब बैठे हैं, 40 मिनट बैठक हुई है, बातचीत हुई है। अच्छा, तो क्या उसमें भी कई मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए गए हैं, या फिर कोई और बात है, या फिर लोकसभा अध्यक्ष का इस्तीफा ले लिया गया, या फिर कोई और बात है, या किसी और ने इस्तीफा दिया, या कोई। अब ये कयास लगाते रहिए, पता नहीं लगता है। पता तभी लगेगा जब ऐलान होगा। बिल्कुल। कल ढेर सारे विशेषज्ञ थे, ढेर सारे एस्ट्रोलॉजर हैं। वो कौन है जो भविष्यवाणी करता है, किसी ने नहीं बताया। और हमारे धीरेन्द्र शास्त्री भी पर्ची नहीं खोल पाए कि कुछ ही पलों में देश के उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे देंगे। नहीं, वो तो उनको भी पता नहीं था कि वो इस्तीफा देंगे। उनका राजस्थान का कार्यक्रम वगैरह बना हुआ था आजकल का, और खुद उन्हें पता नहीं था कि मैं कार्यक्रम से पहले पूर्व हो जाऊंगा। तो हम और आप कयास लगाइए। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, उस मंत्री का नाम नहीं लूंगा। यूपी में सरकार थी भाजपा की, किसी कारण से सरकार गिर गई। मंत्री जी अपने गांव से जा रहे थे लखनऊ, क्योंकि मंत्री जी उस ड्राइवर को बहुत परेशान करते थे जो सरकारी गाड़ी का था। तब अम्बासडर चलती थी। जैसे ही मंत्री जी ने एक जगह आई रास्ते में,
पतला वाला जीटी रोड होता था, नॉर्मल वाला, काफी समय पुरानी बात है। उन्होंने कहा चाय पी ली जाए, तो समाचार के बहुत स्रोत नहीं थे, तो मंत्री जी के मैसेज आया वायरलेस पे कि सरकार गिर गई है। तो ड्राइवर ने कहा कि अब आप आते रहिए, अब हम तो लखनऊ जा रहे हैं। और वो उन्हें उसी होटल पे छोड़कर विधिवत चला गया। बिल्कुल। तो अब ऐसा ही होगा। दो चीजें होती हैं, समय ज्यादा हो जाएगा धीरे धीरे अगर बोलती रहे तो। दो चीजें होती हैं संजय सर, आप हमारे साथ प्रोग्राम करते हो, ये हम एक दूसरे का भरोसा है, और एक ये प्रोग्राम है कि हम आपके दबाव में आपके साथ वर्क करते हैं कि सर सीनियर हैं और सर के सामने हम बात नहीं कर सकते, ये दूसरा तरीका का प्रोग्राम है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक प्रोग्राम ये है कि आपने वजन रख दिया है कि शिव कुमार तुम्हें हमारे साथ प्रोग्राम करना पड़ेगा, और इसके एवज में आपको क्या चाहिए वो हम देंगे। बिल्कुल, सब अलग अलग होगा। जो थर्ड वाला है कि प्रोग्राम मेरे हिसाब से होगा, तुम्हें क्या जरूरत है तुम बता दो, ये खतरनाक रोल होता है। जिस दिन आपके मिजाज के हिसाब से हम नहीं बोलेंगे, उसी दिन आप दूसरे को बुला लोगे, हमसे कहोगे तुम्हारा दरवाजा बंद है। तो राजनीति में शुचिता बनाए रहने चाहिए। संविधान की शपथ ग्रहण करते समय मुझे एक और वाकया याद आ गया कि सूचना मंत्री थे केंद्र के इंद्र कुमार गुजराल जी। कांग्रेस ने उन पर कुछ दबाव बनाया, समय था आपातकाल का, उनसे कहा कुछ मीडिया को मैनेजमेंट करो, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। दूसरे दिन श्रीमती गांधी जी ने उन्हें बुलाया, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, कहा कि हम सूचना विभाग हमसे ले लो। ऐसे भी लोग थे। हालांकि सूचना विभाग का प्रभार उन पर रहा, और गांधी ने अपनी बात वापस ले ली। बहुत लोग हैं, बहुत लोग। तो सामाजिक प्रतिष्ठा सबकी होती है। अब यह है कि कभी कभी वो कह देते हैं कोई नया मुल्ला होता है, नया मुसलमान आता है तो ज्यादा प्याज खाता है, तो धनखड़ जी ने कुछ ज्यादा खा लिया था, क्योंकि हमेशा सेकुलर राजनीति की, कभी कांग्रेस में कभी जनता दल में, इधर आए तो हिंदुत्व में ऐसे बिखरे कि फिर बिखरते ही चले गए। फिर किसान बिल की भी वकालत करने लगे, और इतने बिखरे कि अब संभले ही नहीं, फिर बिखर गए। इमरजेंसी के दिनों में जब संजय गांधी बहुत पावरफुल हुआ करते थे, तो हम लोग छोटे थे उस समय, तो खबर छपी थी कि चीफ मिनिस्टर उस समय के संजय गांधी की चप्पल सीधी कर रहे थे या चप्पल उनको दी थी वगैरह वगैरह। तो मैं छोटा था, तो मैंने पूछा होगा पिताजी से, दादाजी से, याद नहीं किससे पूछा था कि क्यों लोग उठाते हैं, चप्पल उठाने की क्या जरूरत थी, नहीं उठाते तो क्या हो जाता। तो मुझे यही बताया गया था कि चप्पल लोग उठाते हैं ताकि उनकी भी चप्पल लोग उठाएं। तो अगर आपको ये शौक होगा कि आपकी चप्पल उठाएं तो चप्पल उठानी पड़ेगी, आप न उठाइए न उठवाइए, तो एकदम निश्चिंत है, फिर कोई टेंशन नहीं है। तो यही है कि अपनी चप्पल उठवाने के लिए दूसरे की उठानी पड़ती है। तो कुछ आपको पावर मिल जाए, इसलिए जो पावरफुल है उसके आगे रीढ़ टेढ़ी करनी पड़ती है। भले आप कहिए कि नहीं मैं तो सबके आगे टेढ़ी होता हूँ, मेरी रीढ़ तो टेढ़ी ही है, तो कहने में और व्यवहार में दिख जाता है कि क्या है। तो चलिए सर, आपका धन्यवाद, आपने समय दिया, इस बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत की। फिर कल बात करेंगे दिन भर की खबरों का। जरूर। नमस्कार।